नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और सरगुजा संभाग की इस यात्रा के दौरान 23 की परिक्रमा के अंतर्गत INS 24/7 के इस विशेष कार्यक्रम के तहत हम आ पहुंचे हैं सरगुजा संभाग की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली, सबसे अहम सीट माने जाने वाली अंबिकापुर में। जी हां, अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण सियासत की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में है ही, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को और खास तौर पर सरगुजा संभाग को मां महामाया का आशीर्वाद प्राप्त है। कहते हैं कि अंबिकापुर में कुछ उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। न सिर्फ अंबिकापुर में बल्कि देश प्रदेश में भी मां की ख्याति है। वैसे भी राज परिवार और वर्तमान विधायक TS सिंहदेव की कुल देवी हैं मां महामाया। तो आइए मां महामाया के साथ ही शुरुआत कर रहे हैं 23 की परिक्रमा की सरगुजा संभाग में। सूबे के इस ऐतिहासिक शहर का नाम मां महामाया देवी अंबिका के नाम से रखा गया है। यहाँ के सियासी रसूख की बात करें तो यहाँ की राजनीति पहले इसके इर्द गिर्द ही घूमती रही है, लेकिन अब सियासत में आम मुद्दे भी हावी हो चुके हैं। TS सिंहदेव 2023 के लिए चुनाव मैदान में नहीं उतरने का मन बना चुके हैं। वहीं ये भी कयास है कि स्वास्थ्य मंत्री के भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंहदेव भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। भतीजे आदित्येश्वर खुद अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3-4 सालों से काफी सक्रिय दिखते हैं। वो अंबिकापुर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 से 23,000 मतों से चुनाव भी जीत चुके हैं। यहाँ की सियासत पर भी महल का असर शुरू से ही रहा। सीट की जनता ने भी कई बार कांग्रेस के प्रत्याशियों पर ही अपना भरोसा जताया। 1952 से सीट अस्तित्व में आने के बाद से ही पहला मुकाबला 1952 के चुनाव में कांग्रेस से महाराजा रामानुज शरण सिंहदेव और निर्दलीय ठाकुर पारसनाथ के बीच देखने को मिला। चुनावी जंग में महाराजा को जीत मिली और वे अंबिकापुर के पहले विधायक बने। 1962 में पहली बार निर्दलीय विधायक लखनपुर सियासत के अमरीश प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की, लेकिन 1967 के चुनाव में कांग्रेस के सत्यनारायण त्रिपाठी ने जीत के साथ ये सीट फिर से कांग्रेस की झोली में डाल दी। 1972 में महारानी देवेंद्र कुमारी सिंहदेव ने कांग्रेस को जीत दिलाई, लेकिन 1975 में जनता पार्टी के प्रभु नारायण त्रिपाठी ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। उसके बाद ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गई। 1980 से 1998 तक लगातार 5 बार यहाँ से कांग्रेस के मदन गोपाल सिंह विधायक बने, लेकिन 2003 में ये सिलसिला टूटा और बीजेपी के कमल भान सिंह कांग्रेस के मदन गोपाल सिंह को चुनाव हराकर पहली बार विधायक चुने गए। 2008 में हुए परिसीमन के बाद ये सीट फिर से सामान्य घोषित कर दी गई। एक बार फिर कांग्रेस ने राज परिवार पर भरोसा जताया। तब से TS सिंहदेव इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अंबिकापुर सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो ये सामान्य वर्ग की इस सीट पर अनुसूचित जनजाति के वर्ग का काफी प्रभाव है। अंबिकापुर सीट पर आदिवासी वर्ग के 12% मतदाता हैं, वही अनुसूचित जाति के 8%, जबकि OBC के 30% मतदाता हैं और इस तरह से कुल मतदाताओं की संख्या 2,26,000 है। सीट के मतदाताओं की समस्याओं की बात करें तो जनता मूलभूत सुविधाओं के नहीं मिलने से बेहद परेशान है। कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान हमेशा से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय रही। प्रदेश सरकार में TS सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन कई सुविधाएं शहर को नहीं मिल पाई। शिक्षा के क्षेत्र में जो परंपरागत व्यवस्थाएं चली आ रही हैं वही हैं। नए के नाम पे सिर्फ आत्मानंद स्कूल खुल गया है। उसका फायदा ये है कि ऐसे जरूरतमंद परिवार जो निजी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते थे, उनके बच्चों को उस अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाने का बच्चों को अवसर मिल रहा है। ये जरूर दिखाई दे रहा है, इनके बीच की आपसी की झगड़ा दिखाई दे रहा है और सरकार में आपसी इतना खींचातानी है कि अंबिकापुर विधानसभा जो है इनके झगड़ा और इनके आपसी मतभेद का भेंट चढ़ गया। वो अंबिकापुर विधानसभा को ऐसा बना दिया गया कि मुख्यमंत्री चाहकर भी यहाँ काम नहीं दे पाए, क्योंकि माननीय TS सिंहदेव यहाँ के विधायक हैं और CM पद की दावेदारी को लेके जो विवाद स्थिति बनी प्रदेश में, उसके चलते अंबिकापुर विधानसभा के जो मतदाता थे वो विकास कार्य से वंचित हो गए। नगर निगम के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट करना था वो नहीं कर पाए, मगर ग्रामीण सड़कों को बनाने और जो ग्रामीण विकास के काम हुए वो तेजी से हुए। मैं ये चीज मानता हूँ कि बड़े स्तर पे जो डेवलपमेंट के काम होने थे सरकार के लेवल पे, वो काम
या तो रोक दिए गए या शुरू ही नहीं किए गए। या सोचे कि नई सरकार आई तो कुछ नए ढंग से काम होगा, और काम सैंक्शन तो बहुत सारे हुए या वादे जो किए गए थे उसके अनुरूप मेरे ख्याल से काम नहीं नजर आ रहा है मैदानी स्तर पर या धरातल पर। अभी तक ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण भी नहीं हो पाया। वहीं नगर निगम कार्यालय को अब तक अपना भवन नहीं मिला। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में अंबिकापुर में जरूर कुछ तरक्की दिखती है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का भवन काफी तेजी से बना। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। मोहल्ला क्लिनिक लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। जितना काम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अंबिकापुर में हुआ है, उतनी ही जरूरत दूसरी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी महसूस की जा रही है। और खास तौर पर पूरे सरगुजा संभाग को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिले, ये उम्मीद इस बार विधायक टीएस सिंहदेव से लोगों ने जरूर की थी। हालांकि देखना होगा कि 2023 के मैदान में बाबा ही होंगे या कोई और कांग्रेस से, क्योंकि जिस तरह की हवा है उससे तो साफ लगता है टीएस सिंहदेव तो चुनाव मैदान में इस बार नहीं उतरने वाले हैं। सोनल भारद्वाज के साथ अंबिकापुर से संतोष कश्यप, INS 24/7। और अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए हम अंबिकापुर की एक फेमस होटल में आए दरअसल आज, और ये है मिश्रा स्वीट्स। कहते हैं यहाँ के समोसे बड़े फेमस हैं, क्यों संतोष? जी हाँ, देखिए अंबिकापुर में जो मिश्रा स्वीट्स है काफ़ी लंबे समय से यहाँ के लोगों को सेवा दे रहा है। हालांकि इनके शुरू में अंबिकापुर मल्टीपर्पज स्कूल के पास इनका एक छोटा सा होटल शुरू इन्होंने किया था विगत 15-18 वर्षों लगभग पहले। अब इनका जो है धीरे धीरे लोगों को इनका समोसा इतना पसंद आया कि अब इनके कई शॉप क्षेत्र में है। और हम अभी जो खड़े हैं, देखिए जो मिश्रा स्वीट्स है ये बनारस रोड है। ये जो नेशनल हाईवे है बनारस को, अंबिकापुर से बनारस को जोड़ता है, और उसके किनारे मिश्रा स्वीट्स है। आप देखेंगे अभी लगातार जो लोग हैं यहाँ समोसा का जो आनंद है, जो समोसा का जो लुत्फ है, यहाँ पर लोग सुबह सुबह नाश्ते के रूप में उठाने आते हैं। हालांकि दिन भर काफी भीड़ रहता है। और जैसे आप टेस्ट भी कर रही हैं, आपको पता भी चलता होगा काफी स्वादिष्ट समोसे हैं इनके। बहुत बढ़िया। और इसमें इसे छोले के साथ दिए हैं। ये देखिए गरम गरम भाप भी निकल रही है। समोसा एकदम स्वादिष्ट वाला है। इसमें कुछ पनीर भी है। एक चीज और खास है दर्शकों, यहाँ की जो चटनी है ना वो बहुत यम्मी लग रही है। इस चटनी में क्या क्या पड़ता है भैया? धनिया, लहसुन, मिर्च, वाह। अच्छा, छोले, उसके साथ फिर ये चटनी, अदरक। जो चटनी है देखिए जो है ना, इनका जो मिश्रा स्वीट्स का जो है ये काफी पुराना है और शुरू से ही चटनी बनाते आए हैं। इसमें धनिया पत्ती का उपयोग किया जाता है। अच्छा। हरी मिर्च है, टमाटर है, और अलग से जो छोले बनाए जाते हैं उसमें विशेष रूप से पनीर का भी सब्जी में मिश्रण किया जाता है। तो काफी टेस्ट, समोसा के साथ बहुत आनंद आता है। बहुत बहुत यमी है। और आप कभी अंबिकापुर आए तो ये मिश्रा स्वीट्स के समोसे जरूर खाइएगा। जी, पापा और चाचा ने मेरे मिल के स्टार्टअप किया था, और आज वही काफ़ी अच्छे मुकाम तक हम लोगों को लाके उन लोगों ने खड़ा कर दिया है। समोसा काफ़ी फेमस है क्योंकि उनका मसाला मेरे दादाजी बना के गए थे, और वही है जैसे कोको कोला की रेसिपी होती है कुछ सीक्रेट, तो कहीं ना कहीं समोसे की भी सीक्रेट रेसिपी है हमारे यहाँ। जी देखिए, चुनाव आ रहा है और अंबिकापुर में देखिए जैसे लगता है हर बार की भांति इस बार भी हमारे टीएस सिंहदेव जी ही विजयी होंगे, क्योंकि उनकी एक अलग छवि है यहाँ। और लोग मतलब लोकल में उनसे अच्छा नेता मुझे नहीं लगता कि कोई और है, और कोई डिजर्व भी करता है कि कोई जीत जाए। इसलिए हम तो टीएस सिंहदेव जी के साथ ही जाएंगे। अद्भुत स्वाद है। जीत का स्वाद कौन चखेगा इस बार 2023 में, ये तो अभी बताना जल्दबाजी होगी। लेकिन आप अंबिकापुर आए तो समोसों का लुत्फ जरूर उठाइएगा। और 23 की परिक्रमा के तहत हम आ पहुंचे हैं अब अंबिकापुर के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र में, जिसे कहा जाता है चौपाटी। दरअसल चौपाटी में
कई उम्र के लोग मौजूद होते हैं जो लुत्फ खाने का उठाते हैं और साथ में चर्चा करते हैं राजनीति की। तो हमारी ये कोशिश है कि इस बार जो सियासत का मिजाज है उसे जानने की कोशिश करें लोगों के बीच। इस बीच हमारे अंबिकापुर संवाददाता हमारे साथ संतोष कश्यप भी रहेंगे। संतोष, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस पूरे क्षेत्र में, समय समय पर जितनी भी अपडेट्स हैं देते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें दर्शकों की हर पल की खबर आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन इस बार जो बात हो रही है वो 2023 की हो रही है। शुरुआत करते हैं, आपकी यहाँ पर शॉप है तो आप क्या समझते हो क्या और होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर बढ़ोतरी तो होना चाहिए, मगर पानी का सुविधा नहीं है तो पानी की सुविधा होना। पीने का पानी, तो पीने का पानी वो भी अंबिकापुर जैसे शहर में नहीं है, बोरिंग है, मगर वो बोरिंग का पानी सही नहीं आता है, इसलिए नल लगना जरूरी है इधर। इसकी कोई शिकायत की आपने कभी? कोई शिकायत नहीं की है। ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं पीने के पानी जैसी, इस पूरे छत्तीसगढ़ में जब हम भ्रमण कर रहे हैं खासतौर पर सरगुजा संभाग में, एक शिकायत बड़ी कॉमन है और वो है पीने का पानी। ऐसा क्यों? पिछला दौर ऐसा रहा कि इसके ऊपर बहुत काम नहीं हो पाया था और पिछले 4 वर्षों में कोविड के 2 सालों को लेते हुए देखा जाए तो पेयजल पे बहुत बड़ी काम हो रही है। हमारे अंबिकापुर शहर की बात करें तो अमृत मिशन के तहत लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की स्कीम यहाँ पर लागू चल रही है। 4 साल कम है, 4 साल कम हुए क्या? इसमें योजना का बखान नहीं हो रहा है, कोई इस स्कीम में जो योजना से काम चल रहा है उसकी बात है। अगर कहीं काम अच्छा हुआ है तो उसकी ये बात हम चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे पक्ष की बात मैं कहूँ तो अगर केंद्र सरकार की बात और छत्तीसगढ़ की जो स्थिति के बारे में और अंबिकापुर विधानसभा को उसका नुकसान हो रहा है कि आज हमारे नहीं, आप ये पूरे राज्य में बोलते हैं कि नुकसान हो रहा है, ऐसे नहीं करोड़ों चलेगा रुपए। सर। ये यहाँ अंबिकापुर में तो आपको बहुत प्यार मिला है कांग्रेस को, बार बार जनता आप पर विश्वास करती है और काम भी हुआ है इस पे। तो ये बताइए कि फिर तकलीफ क्या हो गई इन 4 सालों में? कहाँ कमी रह गई? कमी नहीं रह गई। नगर निगम में भी आपकी सरकार है, नंबर 1 स्वच्छता के मामले में आते हैं, फिर क्या अवार्ड तो हमको केंद्र सरकार से भी मिलता है हमारे नगर निगम के तो काम हम भी पे, वही कह रहे हैं और काम बहुत अच्छे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन अगर किसी कोना पे विकास एक सतत प्रक्रिया है, यदि किसी कोना पे कुछ काम बचा है तो उसको जरूर हम लोग चलिए तो क्या क्या बचे हैं जान लेते हैं, क्या क्या काम अभी रहना बाकी है। यहाँ पर 10 साल से कांग्रेस के महापौर जी हैं, पूरे शहर धूल से भरा हुआ है, एक भी जो नामनीकरण का कार्य अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत, उसको उखड़ जा रहा है, तो दूसरे दिन उखड़ जा रहा है। तो इनका काम ऐसे ही है। और बात रही यहाँ के विधायक की, तो विधायक का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, उनका तो कोई महत्व ही नहीं है कांग्रेस में, और उनका पता ही नहीं चल रहा है, हम लोग तो कहीं देख भी नहीं रहे उनको। फिर भी अंबिकापुर की जनता बार बार उन पर फिदा हो रही है, वोट दे रही है। वो क्या है कि हाथ में जल लेके कसम खाए थे गंगा जी का कि हम जो है शराबबंदी करेंगे, रोजगारों को बेरोजगार। उससे पहले भी यही सब घोषणा किए थे, लेकिन इनकी घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं। उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ मैडम, इससे पहले इन्होंने जब चुनाव में गया तो छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की घोषणाएं की, और घोषणा करने के बाद इन्होंने यहाँ की जनता को, यहाँ की जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने कहा कि विधायक नहीं आप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। लेकिन ये एजेंडा इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में फैला के रखा है। उधर ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री बनाने का, इधर टीएस सिंहदेव का मुख्यमंत्री बनाने का, उधर चरणदास महंत को मुख्यमंत्री बनाने का। मतलब वोट लेने के लिए इन्होंने 10 मुख्यमंत्री खड़ा किए और हर जगह इन्होंने झूठ बोलकर वोट लेने का प्रयास किया। इस वजह से ये अंबिकापुर भी विधानसभा इसमें अछूता नहीं रहा। और हाँ, पानी और बोल रहे हैं पानी के मुद्दे की बात, तो मैं पूर्व नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने कई पानी के मुद्दे उठाए हैं। आज भी आप गोधनपुर एरिया में चले जाइए, आपको पानी नहीं मिलेगा। आप गंगापुर एरिया में चले जाइए, पानी नहीं मिलेगा। आप भगवानपुर एरिया में चले जाइए, आपको पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, पानी का बहुत यहाँ कहीं का पानी कोई कमी नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं सरासर। हर मोहल्ला में पानी, सर 2 टाइम पानी। यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया सुनवाऊंगी। जी जी जो मैं आम लोगों से लेके मोहल्ला का आपको समस्या है पानी का, बताइए। पीने का भरपूर पानी है शहर में, भरपूर पीने का पानी की समस्या है। मैं आपको बता दूं, पानी के लेके मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है ब्लॉक, आपका लखनपुर ब्लॉक में, ग्राम पंचायत बांधा में, जो हम लोगों ने नेशनल हाईवे को बंद किया। उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा जो है से हम लोगों का आश्वासन मिला कि पानी हमारे द्वारा मिलेगा। केंद्र सरकार मोदी जी के द्वारा अमृत मिशन में 100 करोड़ से अधिक का यहाँ पे टेंडर हुआ, लेकिन आज भी शहर में पानी से बेहाल है शहर के लोग। यहाँ महिला बहन भी कहीं, बाकी लोग भी बताए, अमृत मिशन का योजना का क्रियान्वयन ही राज्य की सरकार ने, नगर निगम में कांग्रेस के महापौर ने ठीक से नहीं किया। इस कारण शहर में पानी की किल्लत है कि 60% जनता को, 60% आबादी को
आज भी 10 मिनट पानी नहीं मिलता। और सबसे आश्चर्य की बात, यहाँ एक महामाया मंदिर है, उसके पहाड़ी पे एक टंकी बना हुआ है 20 लाख लीटर। वहाँ का पानी एक वर्ग विशेष के लोगों को 5 वार्डों में 2-2 मंजिल पे डायरेक्ट चढ़ता है। गुनगुट्टा से जो पानी आ रहा है 80 मिलियन क्यूबिक लीटर के पानी के टंकी के नीचे ये बना हुआ स्कीम है, जहां पर पूरी व्यवस्था के साथ काम चला। और एक तो हास्यास्पद बात है, 104 करोड़ के स्कीम में भाजपा के सरकार में आई थी जब वो लोग बैठे थे। सरगुजा में जो विधायक हैं अंबिकापुर के टीएस सिंहदेव, अगर झूठ का रिकॉर्ड इन्होंने पार कर दिया है, अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड झूठ बोलने में पाएंगे तो टीएस सिंहदेव ही पाएंगे। हर बार 3 बार हो गया विधायक बनते हुए इनके, हर बार झूठी बात झूठा वादा इनका है ही कर करके और शासन सत्ता में आए, लेकिन आज तक पब्लिक को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। ठीक, 2023 में एक बड़ा सवाल ये, 2023 में वो कौन से मुद्दे होंगे बीजेपी के पास जो कि उसको जिताने का मादा रखते हैं, क्योंकि लगातार उनके प्रत्याशी हारे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो आपके घर में अंतर्कलह है या आपके पास वो मुद्दे नहीं है जो दरअसल इस संभाग की जनता चाहती है, दरअसल इस सीट की जनता चाहती है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं 2023 में? आप युवा सड़क पे हैं, महिलाएं सड़क पे हैं, यहाँ हर वर्ग, किसान से लेके मजदूर से लेके सारे वर्ग, चाहे वो पेंशनधारी हमारे बुजुर्ग हों, सारे लोग सड़क पे हैं। रोजगार देने का वादा तो नरेंद्र मोदी ने भी किया था, उन्होंने कहाँ पूरा किया अभी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से बाकी युवाओं को रोजगार देने का बेहतर काम किए हैं उन्होंने। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में तो बेरोजगारों युवाओं 5 लाख बेरोजगारों रोजगार देने की बात भूपेश बघेल ने किया, लेकिन वो रोजगार के नाम पे लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। और इसका बड़ा बड़ा फ्लेक्सों में उन्होंने प्रचार प्रसार तक किया। हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी आम जनता से जुड़े हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम करती है। और हम लोग शिक्षा को बेहतर बनाने का काम हमारी सरकार ने दिल्ली में भी किया है, जो कि पूरे देश के लिए रोल मॉडल है। और हम लोग छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा व्यवस्था बदलने का काम करेंगे। क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं अंबिकापुर? हमारी समस्या है कि जो 2500 रुपए इन्होंने भत्ता बोला था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 20 लाख से ऊपर पंजीयन रोजगार कार्यालय में हो रखा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। 2500 रुपए में से 2.5 रुपए आज तक किसी भी युवा को नहीं मिला। आप यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं। 4 साल हो चुका है, 4 सालों में 12 महीनों को अगर आप जोड़ लें तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि पर युवा के पास लाखों रुपए आना चाहिए। अभी तक हमको एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। फिलहाल ये कुल मिलाकर बात ये है कि 2023 में एक बार फिर से मौका मिलने जा रहा है, एक बार फिर से जनता जाएगी। अब किसके वादे झूठे किसके सच्चे, इसका हिसाब किताब एक बार फिर से होगा। उम्मीद करेंगे अंबिकापुर सीट में अभी आपको दिखाना बहुत कुछ बाकी है। ये तो सिर्फ चौपाटी की बात है जहाँ लोगों ने अपनी राय रखी है। तो 23 की परिक्रमा करते हुए अब इस वक्त आप मुझे जहां खड़े हुए देख रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और लगातार वर्तमान विधायक अंबिकापुर के टीएस सिंहदेव के प्रतिद्वंदी रहे अनुराग सिंहदेव जी के। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका। 15 साल अंबिकापुर वासियों ने बीजेपी को नहीं दिए, लेकिन उसकी क्या वजह है कि शंकरगढ़ राज परिवार से ताल्लुकात रखने के बावजूद भी महाराजा लगातार आप पर भारी पड़ रहे हैं? आखिर क्या वजह है? देखिए, अलग अलग चुनाव के अलग अलग कारण होते हैं और स्वाभाविक रूप से कुछ डेमोग्राफिक कारण भी होते हैं कई विधानसभाओं के अलग अलग प्रकार से। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को नुकसान हुआ है। और एक जो कैंपेन जो खड़ा किया गया था कि अगला मुख्यमंत्री अंबिकापुर से होगा, अगला मुख्यमंत्री सरगुजा की सरकार बनेगी, ये जो सब्ज बाग दिखाए गए थे, ये हम लोग के लिए कहीं ना कहीं एक, क्योंकि सरगुजा की अपेक्षा थी कि यहाँ से प्रतिनिधित्व मिले और यहाँ का डेवलपमेंट ज्यादा हो, तो वो अपेक्षाएं कहीं ना कहीं हम पे भारी रही हैं। लेकिन वो पूरी पोल जो है वो इस चुनाव में, जब आपकी राज्य में सरकार थी तब भी लोग टीएस बाबा को वोट करते रहे, अब तो उन्हें जवाब देना ही होगा। तो वो कौन से बड़े सवाल हैं जो इस बार अनुराग सिंहदेव जनता के सामने ले जाएंगे, और ले जाएंगे भी कि नहीं ले जाएंगे? क्या मूड है? देखिए, 15 साल वो विधायक रहे, इस बीच में लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, अभी मंत्री रहे 2-2 विभागों के, और भावी मुख्यमंत्री के नाते वो नंबर 2 में रहे कहीं न कहीं सरकार में। तो जब इतने बड़े ओहदे में रहे, और आप देखिए फेलिवरिटी ऑफ पंचायत डिपार्टमेंट, फेलिवरिटी ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। एक बड़ी वजह ये भी मानी जाती रही, इस जब अंबिकापुर विधानसभा सीट की बात करते हैं, कि कमल भान सिंह मरावी के बाद बीजेपी इसलिए भी नहीं जीती कि आप लोग आपस में
कभी एक साथ हुए ही नहीं, बटे रहे, गुटबाजी, और जिसका खामियाजा आप पिछले 3 बार से भुगत रहे हैं। ये खत्म होगा इस बार। मैं एक चीज मानता हूं कि जब माहौल अनुकूल रहता है तो विभक्ता रहती है, जब प्रतिकूलता रहती है तो एकजुटता बढ़ती है। मैं मानता हूं कि यदि थोड़ी बहुत मतभिन्नता पिछले समय रही होगी तो इस चुनाव में निश्चित रूप से, चूंकि हम विपक्ष में हैं, तो हमारी एकता पिछले समय से ज्यादा मजबूत होगी। वो एक्टिविटी दिखती क्यों नहीं है लेकिन अनुराग? लगातार हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि वही कारण है कि आज एक असंतुष्टता सरकार के प्रति लोगों की दिखाई पड़ रही है। तो हम मानते हैं कि आने वाले 10 महीने में हमारा जो रिहर्सल है उसमें हम ये सारी चीजें जो कमियां दिख रही है थोड़ी बहुत, उसको सबको ठीक करने में सफल होंगे। क्या एक बार फिर से महाराजा और अनुराग सिंहदेव आमने सामने होंगे? देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व भी तय करता है इसको कौन सी भूमिका निभानी है। नहीं, नेतृत्व तय करता है, लेकिन आपका मन क्या कहता है? नहीं, मेरा मन वही कहेगा जो प्रदेश या राष्ट्रीय बीजेपी तय करेगी। क्या आप खुद स्वतः स्वीकार कर चुके हैं कि अब मुझे नहीं जाना है, या बीजेपी का अभी फिलहाल इस साल यानी 2023 में एक बार फिर से चांस बने, इसकी मुश्किलात देखते हैं, इसीलिए ऐसा किया? भूमिका समय के साथ बदलती हैं, तो मैं मानता हूं कि इस 5 वर्षों में स्टेट लेवल पर हम लोग की भूमिकाएं ज्यादा आवश्यक थी और इसलिए वहां पर ज्यादा समय दिए, लेकिन फिर भी यहाँ कनेक्टेड रहे हैं सरगुजा के इश्यूज से। देखना दिलचस्प होगा कि अंबिकापुर की जनता क्या एक बार महाराजा पर ही, पैलेस के प्रभाव पर ही वोट देगी, या वाकई में लोकतंत्र जो कि अब भी मौजूद है उसमें वो अपना जो अधिकार है उसे खूबसूरती के साथ निभाएगी और कुछ बदलाव की बयार दिखाएगी। तो ट्रैक सूट में अपने पैलेस के बाहर और वैसे ही अपने सहज सरल अंदाज में महाराज और यहाँ के विधायक अंबिकापुर के टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद है, जो कि लगातार चर्चा हमसे कर रहे हैं। विधायक जी, एक सवाल ये है कि आपने पूरे छत्तीसगढ़ के लिए 2018 में खूब मेहनत की और फिर एक घोषणा पत्र तैयार किया जिसकी बदौलत आज सरकार सत्ता में है। इस बार आपकी कोई तैयारी नहीं है क्या 2023 के लिए? पिछले बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं एक तरह से नंबर 2 पे था। पार्टी प्रेसिडेंट को अगर देखें नंबर 1 माने जी, तो नंबर 2 पे मेरे को जवाबदारी मिली थी। अभी तो जिम्मेदारी मिली नहीं थी। हाँ। आपकी सरकार थी, अब तो समय कम बचा है। आप ईमानदारी से जवाब देते हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अभी आप जब भ्रमण कर रहे थे तो ज्यादातर इवन आपके विपक्षियों में भी ये चर्चा है कि आदित्य स्वर बीजेपी में चले जाएंगे। चर्चाएं, जैसे आपने कहा कि कहीं धुआं दिखता है तो कुछ ना कुछ आग तो लगी। हाँ, कहीं आग होती है तो धुआं होगा। मेरी जो व्यक्तिगत सोच है, मेरे जो विचार हैं जी, वो मेरे को बीजेपी में जाने के लिए कभी भी अनुमति नहीं देंगे, तो मैं तो नहीं जा सकता। हाँ, बाकी परिवार के लिए मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं ना तो अपना निर्णय किसी पे थोपना चाहता हूँ, ना करता हूँ। मैं सबके अपने अपने विचार हैं। चूंकि ये तो समय है चुनावी, कई तरह की बातें हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं, चौपालों में जा रहे हैं। क्या मन उखड़ गया, या स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिम्मेदारियां हैं, इसलिए लोगों के बीच जा नहीं पा रहे आप? आज जो आपने सवाल किया कि आप उतने उपलब्ध नहीं हैं, बिल्कुल सही बात है। मंत्री के रूप में जो जवाबदारियां रहीं उनके मन से निर्वहन करने की कोशिश में लोगों से वो जो उपलब्धता की दूरी थी वो बढ़ गई। तो यही एंटी इनकम्बेंसी है। मैं इसको अच्छे तरीके से महसूस कर रहा हूँ और करता भी हूँ। एक सवाल है, एक शंका है सबके मन में कि क्या बाबा इस बार भी मैदान में उतर रहे हैं, उतरेंगे? मैं कह नहीं सकता अभी क्या होगा। चुनाव आते आते जो परिस्थिति बनेगी उसमें फिर देखेंगे। जी टीएस जी, एक बात महत्वपूर्ण ये है कि आपने अपने ये जो 4 साल का अब तक कार्यकाल किया, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? कुछ हद तक काम करना मुझे पसंद है, तो जो भी जवाबदारी मिलती है उसका निर्वहन करना मुझे पसंद है, तो वो मैंने अपनी तरफ से किया। और बहुत कुछ हो सकता था, और बहुत काम किए जा सकते थे। हेल्थ के क्षेत्र में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये स्थापित हो सके, पब्लिक मनी से लोगों का संपूर्ण उपचार हो सके स्वास्थ्य का, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे 1 करोड़ से ऊपर का हो। ये मेरा एक लक्ष्य था 2018 के चुनाव में। अब कितना उसको पूरा कर पाते हैं 2023 के पहले,
ये देखना है। टीएस जी, चूंकि आपने अभी यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड की बात की है, तो ये 2018 में भी खूब ये मुद्दा छाया रहा, लेकिन एक जो बात अभी फील्ड में घूमने के दौरान समझ आ रही है कि उसको अमली जामा पहनाने में बहुत लेट हो रहा है। स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर अंबिकापुर में। तो कहते हैं कि आपने बहुत मेहनत की 2018 के घोषणा पत्र को तैयार करने में, लेकिन अंबिकापुर वासी कहीं पीछे छूट गए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। सच्चाई ये है कि अंबिकापुर में भी स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार आया है। तुलनात्मक अगर देखें तो मुझे लगता है कि काफी अंतर आया है जी। लेकिन कुछ समस्या ये जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, वो कहते हैं कि यदि अपडेटेड एम्बुलेंस मिले तो हम समय पर अंबिकापुर पहुंच जाएं। उसके लिए अभी आपके प्रयास कहां तक पहुंचे हैं? या चूंकि कई जिलों में या खासतौर पर अंबिकापुर में जो अस्पताल हैं वो रेफरल बन के रह गए, इस तरह के आरोप विपक्ष लगाता रहा। इसके लिए क्या इंतजामात हैं? इसमें कई ऐसे प्रोसीजर्स जो पहले नहीं होते थे। जी। आप कैंसर के क्षेत्र में ले लीजिए, मुख का कैंसर इत्यादि है, अभी कैंसर सच हाँ। उसके पूरा उपचार की तो व्यवस्था यहाँ नहीं है, लेकिन ये अंबिकापुर में पहले कभी नहीं होता था। आज कई प्रकरण उसके लोगों ने यहाँ पर किए और मेडिकल कॉलेज में स्टाफ पहले की तुलना में काफी संख्या में आने के बाद बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जिसको हम रेफरल कहते थे, उससे हम आगे निकल गए हैं। लेकिन जो सुपर स्पेशलिटी है, अभी भी कोई ऐसे प्रकरण आते हैं जिसमें आपको सुपर स्पेशलिटी की आवश्यकता पड़ती है, न्यूरोसर्जन की आवश्यकता है मान लीजिए। तुलना उस बात की होती है कि सबके मन में ये बात रहती है कि जो टॉप मोस्ट उपचार की परिस्थिति है, टॉप मोस्ट जो डॉक्टर देश का है, वो हमको हमारे गांव में मिल जाए, हमारी बस्ती में मिल जाए। और वास्तविकता है कि ये कभी संभव नहीं हो सकता। जी। अच्छा, ये आपकी मुझे आदत बहुत अच्छी लगती है कि जो सच है आप वो भी बोल देते हैं, जो समस्या है वो भी बोल देते हैं। टीएस जी, आपके इस पूरे पैलेस को जब हम निहार रहे हैं और देख रहे हैं ना, तो ऐसे लग रहा है कि अभी इसे विकास की जरूरत है, और आपने कहा कि अभी हो भी रहा है, इसमें कुछ जो रेनोवेशन का काम है वो चल रहा है। अंबिकापुर को भी ऐसे ही खूबसूरत बनाना है, और उसके विकास के लिए 2023 के घोषणा पत्र में बाबा क्या क्या रखने वाले हैं? इसमें फंड्स पर्याप्त मिलने चाहिए, चाहे पैलेस की देखभाल हो, चाहे पब्लिक फैसिलिटीज के निर्माण की बात हो, उनके रखरखाव की बात है, तो पर्याप्त फंड्स मिल सकें, यही चुनौती है। तो किससे और उम्मीद कर रहे हैं आप पर्याप्त फंड के लिए? क्या सहयोग नहीं मिल रहा जैसा चाहते हैं वैसे? मैं नहीं ला पाया उतना जितना आना चाहिए, बल्कि लोग ये कहते हैं और हम लोग भी देखते हैं, आंकड़े तो नगर निगम के लेजर में कैद हैं। बाबा नहीं तो फिर कौन? कांग्रेस को तय करना चाहिए कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन बेहतर है। यहाँ कई नाम हैं कांग्रेस के अंदर, सीनियर रहे हैं जिन लोगों ने काम किया है, बालकृष्ण पाठक रहे हैं, अजय अग्रवाल रहे हैं, शफी अहमद रहे हैं, राकेश गुप्ता हैं, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, अनेकों नाम और लिए जा सकते हैं। हमारे महापौरी हैं, हालांकि वो ट्राइबल समाज के हैं, लेकिन अच्छा उनका परफॉर्मेंस और उनकी स्वीकारोक्ति रही है। और नाम आप देखेंगे तो गुटों के बाहर भी देखेंगे तो नाम मिल जाएंगे। तो बहुत सारे सवाल तो जो है विधायक जी खुद ही बोल दे रहे हैं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं कि गुटबाजी है। चलिए, अब आप उसको स्वीकार कर चुके तो वो सवाल अब खत्म हो गया। कांग्रेस और भाजपा की स्थिति एक जैसी है देश में और छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस वैसी स्थिति में है जैसे कि भाजपा छत्तीसगढ़ में दिख रही है। तो मैंने हमेशा जो महसूस किया, और कभी कभी मौका मिला तो हिम्मत जुटा के सोनिया जी से भी, राहुल जी से भी बात में मैंने चुनाव के परिणाम के बाद भी एक ही चीज कही, और 2-3 बार और मौका मिला तो मैं धीरे से ये कहता था कि अपने को लोगों के बीच में जाना चाहिए। तो राहुल जी का जो होना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, 1-to-1 कांटेक्ट जो लोगों से है, ये ही पार्टी को या लोगों के विश्वास को रिवाइव कर सकता है। अभी आपने मेरे से भी पूछा कि लोग कहते हैं कि आप दिखते नहीं उतना, तो 1-to-1 कांटेक्ट। टीएस बाबा से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस से काम नहीं चलेगा, भाजपा से काम नहीं चलेगा। 1-to-1 कांटेक्ट और जो परस्पर संपर्क और विश्वास बनता है एक दूसरे का, ये हमारे लिए है। तो ये स्थापित करना पड़ेगा कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पे, भाजपा को छत्तीसगढ़। हम भी फ्री करते हैं विधायक जी को अंबिकापुर के और सरगुजा संभाग रियासत के महाराज जी को, और आपसे भी विदा लेते हैं। देखना होगा, सियासत की चूंकि बिसात बिछ चुकी है, अब एक बार फिर से कौन बनेगा राजा, कौन होगा महाराजा,
ये तो भविष्य के गर्व में है। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए और IANS 24/7 पर हर पल की अपडेट देखते रहिए। नमस्कार।